हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। तो अगर हम बात करते हैं, जो इन जजों की संख्या को बदलने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, यानी कानून द्वारा यहाँ पर जो ये जजों की संख्या है उसको बदला जा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जब हमारा संविधान लागू किया हुआ था, तो जब संविधान लागू हुआ तब उस समय जो जज थे हमारे पास, उनकी संख्या 7 थी। फिर अगर हम बात करते हैं 1956 में, ठीक है, 1956 में इनकी संख्या हमने जो है बढ़ाकर 10 करी। फिर 1960 में इनकी संख्या हमने बढ़ाकर जो है 13 करी। 1977 में इनकी संख्या बढ़ाकर हमने यहाँ पर 17 करी। और 1985 में इनकी संख्या बढ़ाकर हमने 25 करी। और बात करते हैं 8%, तो 8% जो संख्या यहाँ पर है वो संख्या है यहाँ पर 34, ठीक है। 34 संख्या यहाँ पर है जजों की, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी संख्या यहाँ पर 34 है, यानी 33 + 1। एक हमारे पास यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो कुल मिलाकर 34 संख्या यहाँ पर जजों की रखी गई है। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम का आप नेचर यहाँ पर देखते हैं तो वो काफ़ी यहाँ पर चेंज हो चुका है। और वो अब जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ रहे हैं वो काफ़ी डीप जाके प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब तक अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 बार अब तक जो है यहाँ पर इनकी संख्या को बदला गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक यहाँ पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा, वो होगा कम से कम यहाँ पर 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक आप जो है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय में यहाँ पर काम करता रहना चाहिए, एज ए अधिवक्ता, एज ए जो है वकील, ठीक है। वो फिर जो है जाकर यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर डिटेल में हम बात करते हैं यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी योग्यता कितनी है। तो व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम एज, ठीक है, मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, न्यूनतम एज का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, वो भारत का नागरिक यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है न्यायाधीश के लिए बनने के लिए, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो एनवायरनमेंट के जो प्रश्न है वो अब एग्जाम में काफ़ी उनकी संख्या बढ़ चुकी है, तो आपको भी उसके लिए जो है प्रिपेयर होना चाहिए। बात करते हैं पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पर्यावरणीय सुरक्षा जो अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया था। और यह भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 253 पर आधारित है, ठीक है। 1986 में भारत के लिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई है, ठीक है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये शामिल हुए यहाँ पर 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और जो 10वीं अनुसूची है वो संबंधित किससे है, वो संबंधित है यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून से ये जो है यहाँ पर संबंधित है। और इसको जो पारित किया गया था वो 1985 में राजीव गांधी सरकार के तौर पर इसको जो है पारित किया गया था। अगर हम बात करते हैं दल विरोधी कानून सबसे पहले किस राज्य में था, तो जम्मू कश्मीर राज्य में इससे पहले भी दल विरोधी कानून को हमने वहाँ पर पारित किया हुआ था, ठीक है। 10वीं सूची होगी आपकी यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून से। तो आपको कमेंट बॉक्स में 11वीं और 12वीं जो अनुसूची हैं उनके अमेंडमेंट की डेट को जो है यहाँ पर बताना, ये आपके लिए जो है टास्क है, ठीक है। अगर आप इस तरह के टास्क जो है अटेम्प्ट करते हैं तो आपका साथ साथ भी यहाँ पर रिवीजन भी चलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों को अधिकार जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ
खड़े होने का अधिकार देता है। यह कौन से अनुच्छेद में यहाँ पर बताया गया है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट का ही आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल जो 32 है वो ये बताता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के माध्यम से आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट के लिए, तो हाई कोर्ट के लिए आप जो है आर्टिकल 226 के माध्यम से आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं। दोनों के रिट अलग अलग ही यहाँ पर जारी होती है। ठीक है, दोनों के लिए आर्टिकल अलग अलग हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए आप आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के माध्यम से आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है अपनी रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर बात करते हैं 5 प्रकार के यहाँ पर ये रिटों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि यदि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही से पालन नहीं कर रहा है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? ठीक है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आपका जो राज्य के डीपीएसपी हैं, नीति तत्व हैं, उनको आप जो है किसी भी न्यायालय में जो है आप उसको न्यायालय में उसके लिए नहीं जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है, किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं आप। अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी के लिए आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये जो है राज्य की दया पर निर्भर करता है। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि ये जो है राज्य की दया पर निर्भर करेंगे ये जितने भी डीपीएसपी है। जब राज्य को ये लगेगा कि वो जो है इन अधिकारों को देने के लिए जो है अब वो सक्षम है तो वो इनको फंडामेंटल राइट या कानूनी तौर पर उसके लिए कानून बनाकर यहाँ पर शामिल करती है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 21A है, ठीक है, 21A की बात करता हूँ तो वहाँ पर क्या है, आपको 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये जो आर्टिकल है पहले आपका डीपीएसपी में था, इसको जो है आर्टिकल 21A के माध्यम से जो है अब यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन कौन सी यहाँ पर हैं? ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की जो कुल मिलाकर कितनी शर्तें हैं, तो कुल मिलाकर जो है 4 तरीकों से जो है आप जो है हमारे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो जो उसका राइट आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा यहाँ पर, निवास, वंश और पंजीकरण के माध्यम से। ठीक है, मूल रूप से अगर हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता का कोई जिक्र नहीं था हमारे संविधान में, तो हमने जो है भाग 2 को, ठीक है, भाग 2 को उसमें शामिल किया और अनुच्छेद जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 5 से 11 तक जो अनुच्छेद हैं वो भारतीय नागरिकता का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक तो आप जो है वो जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, नंबर 2 हो गया हमारे पास वंश द्वारा, नंबर 3 हो गया हमारे पास पंजीकरण के द्वारा, नंबर 4 हो गया हमारे यहाँ पर निवास के द्वारा, और नंबर 5 यहाँ पर होता है जब हम किसी भी देश का यहाँ पर क्या करते हैं, उसका विलय करते हैं। ठीक है, विलय करते हैं। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं 5 तरीकों के माध्यम से जो है आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और यह अधिनियम 4 तरीकों का उल्लेख करता है जिसमें एक व्यक्ति भारतीय नागरिक हो सकता है, जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा और प्राकृतिकरण द्वारा। ठीक है, जन्म और वंश द्वारा नागरिकता को प्राकृतिक नागरिकता द्वारा यहाँ पर उसके अंदर ही जो है यहाँ पर रखा गया है। विलय के माध्यम से बात करते हैं तो सिक्किम को हमने जो है यहाँ पर अपने भारत में सम्मिलित किया, तो यहाँ से जो नागरिकता मिलती है लोगों को वो जो है विलय के माध्यम से ही यहाँ पर मिलती है। आपको ये समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हिंदू व मुस्लिम धर्म के परंपरागत नियमों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था? तो ये जो सही आंसर जो हमारे पास इसका वो होगा यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग जो है 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और वो भारत के पहले गवर्नर जनरल यहाँ पर बने थे।
ठीक है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, नया प्रश्न है और ये जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद, ठीक है, बंगाल के कई आंदोलन हुए जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि। इनमें से बहिष्कार आंदोलन किस से प्रेरित था? ठीक है, ये जो बहिष्कार आंदोलन है ये चीन द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार यहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो चीन थे उनके द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और उसी के बाद यहाँ पर बंगाल में इस तरीके की एक्टिविटी को यहाँ पर अपनाया गया था। ठीक है, चीन द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार 1905 में किया गया था और बंगाल में भी उसी से प्रेरित होकर 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। बहिष्कार बंगाल के विभाजन के विरोध में किया गया था। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना और उसका यहाँ पर नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया था इन्होंने महिला राष्ट्रीय संघ का जो है किया गया था और इसकी स्थापना अगर हम बात करते हैं 1928 में इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? बंगाल में की गई थी। और ये भारत का पहला ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ना था। इस संगठन की स्थापना इन्होंने सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर की थी और लतिका घोष प्रतिष्ठित जो है क्रांतिकारी अरविंदो घोष की क्या है? भतीजी थी। तो ये एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 10 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। जाहिर सी बात है कि ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहे होंगे। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।